हिंद, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले 1 से लेके 16 तक का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दिया हूं। उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं दोस्तों। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट बुक के नाम से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जाकर आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न क्या है 17 नंबर सेट का। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घूर्खर का प्राकृतिक आवास है। भारतीय घूर्खर का प्राकृतिक आवास कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें यदि 4 ऑप्शन है तो इसमें से लघु कच्छ रण है जो भारतीय घूर्खर का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, लघु कच्छ रण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यह प्राकृतिक आवास है। और जो दक्षिण एशिया का देशज है ये घूर्खर एक वन्य पशु है जो दक्षिण एशिया का क्या है, देशज है। और घूर्खर यानी घोड़ा और गधा यानी खर है, दोनों मिला करके इसे गुजरात का जंगली गधा भी कहते हैं दोस्तों, या बलूची जंगली गधा भी कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात के लघु कच्छ रण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम 2 नंबर प्रश्न कर सकते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसमें कहा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को वर्ष 1999 से 2000 के बीच में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 1999 से 2000 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सलार जंग संग्रहालय है जो किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय है जो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय है। ए हमारा सही आंसर होगा, हैदराबाद में। ठीक है, नवाब तुरब अली खान ने बनवाया था इसे, और सलारगंज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, नवाब तुरल अली खां को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न के चलते हैं जो दोस्तों। चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो चाणक्य थे किसके शासनकाल में? प्रधान अमात्य थे। चाणक्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। ठीक है दोस्तों। और ये चाणक्य का यदि हम देखें तो वो मूल नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से ही मगध की गद्दी पर बैठा था। यह अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो चाणक्य ने किया है। और चाणक्य की तुलना मैकियावेली की पुस्तक की प्रिंस से की जाती है दोस्तों। साम दाम दंड भेद नीति का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, चाणक्य ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हर्षवर्धन के बारे में देखें दोस्तों, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था, या वर्धन वंश के राजा थे। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और हर्षवर्धन ने परम भटाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यदि अशोक को देखें तो अशोक भी है जो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का शासक था। और अशोक का जो कार्यकाल था दोस्तों, यदि हम उसे देखें अशोक का कार्यकाल, तो अशोक है जो 669 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था, अशोक के माता का नाम। ठीक है, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे अशोक। जब वो राजगद्दी पर बैठे थे तो अशोक जो थे कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, यदि हम बिंदुसार को देखें, बिंदुसार है जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। ठीक है, और 298 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा, और इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे। और बिंदुसार को अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु विनाशक होता है अमित्र घात। ठीक है, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भद्रसार। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? कौन है जो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? यदि इसे देखें तो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कौन है? जब इसे देखें दोस्तों
तो टेनिस खिलाड़ी, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, तो ये इसमें से कौन है? रोहन बोपन्ना भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन है? रोहन बोपन्ना है जो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह अनिवार्य कर दिया गया है 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है और कर दी गई वह अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। कब? तो ऑप्शन नंबर सी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था दोस्तों। ठीक है। यदि 100वां संविधान संशोधन देखें 2015 में हुआ था, तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा का विभाजन हुआ था, कुछ क्षेत्र का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो वो था 100वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 16 सदस्यीय समिति को लाया गया था दोस्तों। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान संशोधन, भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 300 के क में रख दिया गया था, कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 7 नंबर प्रश्न में बाल न्याय यानी बच्चों के देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो बाल न्याय जो है किस बात की अनुमति देता है? तो यह जो अनुमति देता है 16 से 18 वर्ष की आयु 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और 8 नंबर प्रश्न की ओर। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बॉन्ड भारत में के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों के निर्गत किए गए हैं। तो वैश्विक पूंजी बाजारों के निर्गत किए गए हैं किसमें? मसाला में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 9 नंबर में। अजिलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अजिलामू लोक नृत्य है जो किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। अजिलामू लोक नृत्य कहाँ से दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से अजिलामू लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यदि आपसे ये प्रश्न पूछे तो अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पेमा खांडू हैं, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है। पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल कौन है? तो केटी परनाइक है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था और इस समय 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था दोस्तों। मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा 3 राज्यों में कौन कौन था। तो वर्ष 1987 में 3 राज्यों को राज्य के रूप में दर्जा गया था। तो उसे मैंने आपको याद करने के लिए कहा था अमिको। अ से अरुणाचल प्रदेश को, मी से मिजोरम को और गो से गोवा को। ये 3 राज्यों को वर्ष 1987 में क्या दिया गया था? एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अमिगो। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या देखिए दोस्तों 60 है। विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। त्रिपुरा को देखते हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा को एक राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था दोस्तों। तो 1972 में 2 और राज्यों को दिए गए थे राज्य का दर्जा। वो त्रिपुरा के साथ अमेमित्री मैंने बताया था। अमेमित्री तो अमेमित्री राज्य मैंने बताया था। मामेत्री, माँ से मणिपुर, में से मेघालय और ती से त्रिपुरा। ये 3 राज्यों को 1972 में राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और त्रिपुरा के विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। त्रिपुरा में यदि हम देखें राज्यपाल तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है और मुख्यमंत्री मनिक शाह है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। यदि असम को देखें दोस्तों, असम के जो ये हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। वहाँ के असम के राज्यपाल क्या है? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। और असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है असम में और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है असम में। मणिपुर को देखते हैं। मणिपुर का जो राजधानी इम्फाल हुआ और 1972 में मणिपुर को भी लाया गया था दोस्तों, राज्य के ऊपर दर्जा दिया गया था। यहाँ के जो मणिपुर के जो आपको अभी उपराज्यपाल या राज्यपाल हैं मणिपुर के, वो कौन है? मणिपुर के राज्यपाल तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं आपको अंशुया उइके हैं और एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियल इनोवेशन प्रोग्राम
3.0 शुरू किया है। किसने शुरू किया है 3.0? तो इसका ऑप्शन देखो दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 3.0 जो शुरू किया है उसका नाम है भारत और रूस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, भारत और रूस ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? भारत और रूस ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो नीलगिरी पर्वत का संबंध टोडा जनजाति से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। ठीक है, टोडा जनजाति, और यह समुदाय कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 12 में, भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिज्जो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? मिज्जो हिल्स और मणिपुर हिल्स को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो ये जोड़ती है चीन पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, चीन पहाड़ी। भारत और म्यांमार सीमा पर चीन हिल्स भारत के पूर्वी पहाड़ी और इलाकों की मिज्जो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। चीन हिल्स में वनों की पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल हैं जो गहरी संकरी घाटी, नम घाटी की बोतलों और ठंडी लकीरों से टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 30 नंबर प्रश्न में, 1864 और 1839 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी 1864 से 1839 के बीच में? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी से शिमला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय की गणना देश की कुल जनसंख्या को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाए। देश की कुल आय को इसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो देश की जनसंख्या से विभाजित करने पर औसत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 15 में, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन है जो रैखिक सिद्धांत पर काम करता है, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर, रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 16 में उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो किन ऐसे उद्यम को क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक उद्यम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। क्या कहलाता है? वाणिज्यिक उद्यम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न की ओर, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाएं को क्या कहा जाता है? तो अंडाशय के अंदर छोटे मनके वाले संरचना को क्या कहते हैं? तो बीजांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, बीजांड। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है आपको भारत का पहला घर बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ट्रांसजेंडर बच्चों को देखभाल करिए कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना निम्नलिखित मृत्यु नवंबर 2020 को जिनकी मृत्यु हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने वर्ष में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। तो किस वर्ष खिताब जीता था अर्जेंटीना ने उनके नेतृत्व में? तो वर्ष 1960 में जीता था। ऑप्शन नंबर 60 नहीं है तो एक और है, वर्ष 1986 में जीता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाला बल। तो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में। 21 में क्या है? इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। तो कितने वर्ष की आयु 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष की आयु जो पढ़ लिख और समझ सकता है उसे साक्षर कह सकते हैं 2011 जनगणना के अनुसार? तो 7 वर्ष के आयु का जो व्यक्ति है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना में ये
ये प्रावधान लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 22 में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है समुद्री निकायों और समुद्र में खाली स्थान पानी होती है। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? तो खारा होता है। कितना क्या होता है? खारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, खारा होता है। पृथ्वी के 2/3 भूभाग पर, ठीक है, जल है तथा यह जल 5 महासागरों में विभाजित है दोस्तों। समुद्री जल, वह समुद्री निकायों का जल खारा होता है क्योंकि समुद्र के चट्टानों में NaCl केशिका होती है। विधि NaCl केशिकत्व विधि द्वारा सतह पर आता है, इसलिए खारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कितने महासागर में बटा हुआ है? तो 5 महासागर में बटा हुआ है, परंतु प्रमुख रूप से 4 ही महासागर माना जाता है दोस्तों। इसमें से 4 महासागर कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये 4 महासागर हैं और महासागरों की औसत गहराई यदि आपसे पूछे कितना है तो 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 23 की ओर। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत रत्न है जो वर्ष 1954 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1954 में भारत रत्न को शुरुआत की गई थी। कब? वर्ष 1954 में स्टार्ट की गई थी भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार शुरू की गई थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, उस समय कौन राष्ट्रपति थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और उस समय 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। वो कौन कौन व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति थे, राधा कृष्णन, राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी और सी.वी. रमन। ये 3 व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उसी समय पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार देने की भी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 24 में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। ORS किस से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो यह जो है दस्त से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है अनुशंसा। ORS पीने के लिए कौन से व्यक्ति को अनुशंसित किया जाता है? तो दस्त से पीड़ित व्यक्ति को, डायरिया से पीड़ित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 में 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने थे। तो 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब कौन बने थे सिराजुद्दौला के बाद? तो मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर ने अलीवर्दी खां, यहाँ कहा गया है 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने थे। सिराजुद्दौला के बाद तो ठीक है मीर जाफर बने थे, लेकिन सिराजुद्दौला किसके बाद 1756 में वहाँ बंगाल के नवाब बने थे? तो सिराजुद्दौला था जो मीर जाफर अलीवर्दी खां के बाद, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, और उसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग द्वारा विरोध किया गया था और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। तो ये प्रश्न को समझने की बात है दोस्तों, ये प्रश्न आपको गलती करवा देगी और 1 नंबर कट जाएगा। प्रश्न कहा गया है 1756 में सिराजुद्दौला जो थे वो किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? जो वो थे अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, अलीवर्दी खां उनके नाना थे, उनके बाद वो क्या बने थे? बंगाल के नवाब बने थे। उसके बाद 1756 के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो स्वीकार परियोजना के तहत अधिकतम लागत 10 लाख रुपया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 10 लाख रुपया। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, HIV दिवस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है, यदि हम 5 सितंबर को देखें तो 5 सितंबर को क्या है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 17 मई को देखें तो 17 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं? तो 17 मई को। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया एक खगोलीय, एक खाली स्थान, एक खोखली लौकी के में बांस के
दो छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशीर बाध यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सपेरा इसे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो इस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? इस वाद्य यंत्र को बीना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऐसे वाद्य यंत्र को बीना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो मैसूर पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में कर लिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कब किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा प्लासी की लड़ाई पर कर लिया था। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कब किया था? तो प्लासी की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये मैसूर के पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कब किया था? तो 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था। 1757। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसे देखें दोस्तों, यदि इसमें हम और भी देखें, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 39 प्रश्न में भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो खाली स्थान तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो कितने रुपए दंडित किया जा सकता है, यह दिया गया है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, कौन से धारा के तहत? तो धारा 510 के तहत। धारा 510 के तहत कितने रुपया? तो धारा 510 के तहत आर्थिक 10 रुपया बढ़ाया जा सकता है, 10 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जो दंड संहिता धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, और जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो 10 रुपये तक के बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को कहा जाता है। देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने अथवा देश से बाहर जाने को स्थान को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 32 में चलते हैं दोस्तों। खाली स्थान ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है। तो ताप्ती और कौन? नर्मदा नदी लगभग एक दूसरे को समानांतर बहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ताप्ती और नर्मदा है जो एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। ठीक है, और विपरीत दिशा में क्या करती है? खाली कर लेती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम इन नदियों की बात देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है, यदि हम इसमें कृष्णा नदी के बारे में देखें दोस्तों, कृष्णा नदी है जो कहाँ से निकलती है? यदि इसमें कृष्णा नदी के बारे में देखें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और ये अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में रहती है। कृष्णा नदी है जो 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी देखें तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। यदि इसमें हम इसमें देखें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं दोस्तों? तिब्बत में शाम्पू कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू कहते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमो युगंडू हिमानी से निकलता है दोस्तों। ठीक है, चेमो युगंडू हिमानी से। ये भी अपनी पानी कहाँ गिराती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भी अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई, कुल लंबाई देखें उद्गम से जहाँ पानी गिराती है वहां तक तो 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है। ठीक है, 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां में देखें दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, सुवर्णश्री है, मानस, पुथिमारी, धनसिटी, पागलादिया, तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदियां हैं। देखें नर्मदा नदी के बारे में देखें दोस्तों। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? यदि ये पूछा जाए आपसे तो नर्मदा का उद्गम स्थान विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर ये बहती है। नर्मदा नदी है जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है, और इसका जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी, और यह अपनी खाड़ी यह अपनी पानी खंभात की खाड़ी में गिराती है। खंभात की खाड़ी जो अरब सागर की ओर है वहां पर अपनी पानी गिराती है। इसकी लंबाई
12 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। और नर्मदा नदी है जो जबलपुर में भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा नदी है जो जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों। विभ्रंश घाटी से प्रश्न पूछा जाता है, भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन सी नदियां हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से गुजरती है। ताप्ती नदी के बारे में देखो दोस्तों, ताप्ती नदी है ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और ताप्ती नदी, ठीक है, और मुल्ताई इसका नाम, पहले मूल नाम क्या था ताप्ती का, मुल्ताई था, मूल ताप्ती। और इसकी जो किसके निकट आकर अपना पानी गिराती है, सूरत के निकट खंभात की गाड़ी में ताप्ती नदी अपनी पानी गिरा देती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। और डेल्टा के बजाय ये भी एस्चुरी बनाती है। पूर्णा है जो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी कौन है, पूर्णा है। कावेरी के बारे में देखें दोस्तों, कावेरी नदी है जो आपको दक्षिण भारत की, कावेरी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी है जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी गिराती है। कावेरी का जो लंबाई है भारत में 800 किलोमीटर, केवल भारत में ही है तो 800 किलोमीटर है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां देखें दोस्तों कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं बाएं से हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं से कामिनी, भवानी, नोक्पयल और अमरावती, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 की ओर। इसमें दिया गया है हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। कौन सा ग्रह है जो किसी अन्य तारे की परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा में, वो इसके बारे में बताया गया। हमारे सौरमंडल में कौन सी ग्रह है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका देखें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करती है, उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या कहा था, एक्सोप्लैनेट, ठीक है, एक्सोप्लैनेट। 1 सितंबर 2018 तक 3823 बाह्य ग्रहों की खोज की जा चुकी है दोस्तों, उनमें से एक एक्सोप्लैनेट उनमें से एक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 में कहा गया विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत की आय वर्ग में आता है। तो भारत की आय किस वर्ग में आता है, तो भारत की आय जो है निम्न मध्य आय ग्रुप में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसमें आता है भारत का आय, निम्न वर्ग मध्य आय के ग्रुप में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 35 में लॉन टेनिस ने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लॉन टेनिस में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यदि इसमें देखें तो लॉन टेनिस में कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं पर ध्यान दीजिए। तो इसमें स्कूप है जो लॉन टेनिस में प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। स्मैश, ड्यूस और एस लॉन टेनिस में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु स्कूप्स लॉन टेनिस में प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 36 में चले दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया। तो भारत के किस संविधान के द्वारा, तो अस्पृश्यता को संविधान अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके तहत अनुच्छेद 17 के तहत ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया दोस्तों। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। गांधी जी के अनुच्छेद भी कहा जाता है, अनुच्छेद 17 को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 17 है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में रखा गया। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार को या भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को या मौलिक अधिकार को। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या मूल रूप से कितनी थी, तो मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से 7 थी। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और 300 के ए के तहत संपत्ति के अधिकार को कानून के अधिकार में डाल दिया गया है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 6 है। कौन कौन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। यदि इसमें हमको दिया गया है अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 में क्या है,
तो अनुच्छेद 19 में है आपको, अनुच्छेद 19 में दिया गया है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और 19(2) में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के 3 में समूह सभा बनाने की स्वतंत्रता, 4 में भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता, 5 में निवास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 6 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 7 में आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता है। यदि इसमें देखें अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 37 में। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्य में कौन से राज्य? राजस्थान में, हाँ ठीक है, राजस्थान में, सॉरी नहीं सही है, राजस्थान के में ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में 16 नवंबर 2020 को जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर उन्होंने उनके सम्मान में स्थापित स्टैच्यू ऑफ पीस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया था। यह प्रतिमा 151 मीटर ऊंचा है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यह 151 मीटर ऊंचा राजस्थान के जैतपुर जिले में स्थित है। विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस किस राज्य में? तो राजस्थान में स्थापित किए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजस्थान में स्थापित किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, राजस्थान। यदि हम राजस्थान के बारे में देखें दोस्तों, तो राजस्थान में अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है दोस्तों। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भजन लाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। राजस्थान के राज्यपाल अभी कालराज मिश्र हैं। यदि हम देखें राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 200 है राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 10 है। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। गुजरात के बारे में देखते हैं हम लोग दोस्तों। गुजरात है जो इसकी राजधानी गांधीनगर है और गुजरात भारत के राज्य के रूप में हुआ था कब? तो 1 मई 1960 को गुजरात भारत के रूप में दर्जा प्राप्त की गई थी। गुजरात में अभी भूपेंद्र पटेल क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के क्या है अभी? तो राज्यपाल हैं। और अभी हम यदि देखें तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में 11 है। बिहार में देखें दोस्तों, बिहार के बारे में जब देख लें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, रहेंगे, थे भी पहले से। तो मुख्यमंत्री कौन है? वो नीतीश कुमार हैं बिहार में। और राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और बिहार में यदि हम ये देखें स्थापना कब हुई है एक राज्य के रूप में? तो बिहार राज्य के रूप में बना है 22 मार्च 1912 में बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त की गई है। और बिहार का विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद भी है दोस्तों, जिसमें विधान परिषद के सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 75 है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनमें से एक बिहार भी है। 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। बिहार उसके बगल में, तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? 75 है। और उसके बाद आपको आइए उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ महाराष्ट्र में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 78 है। उसके बाद कर्नाटक के बगल में, महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक है। कर्नाटक में विधान परिषद सीटों की संख्या भी 75 है। 4 हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आइए, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद का प्रावधान किया गया दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 58 है। और उसके बाद तेलंगाना है बगल में उसका, और तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 40 है। इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। देखिए यदि आप भारत के मैप देख रहे होंगे तो यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर यदि देखेंगे तो महाराष्ट्र है, यहाँ पर क्या है? कर्नाटक है, और यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो ये इस तरह से आप याद करेंगे तो काफ़ी जल्दी याद होगा दोस्तों। तो हम लोग ने इसे देख लिया। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग देख रहे थे सी को, बिहार के बारे में देख रहे थे। तो बिहार में लोकसभा सीट देख लिए 243 है, विधान परिषद देख लिए 75 है, और सॉरी बिहार में विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या बिहार में 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। यदि हम देखें उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सभी सीटें सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में यदि अभी देखें मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश जो विधान
परिषद के बारे में बोले 100 सीट है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 38 में 37 का आंसर क्या होगा? राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस की स्थापना की गई थी। यदि हम देखें 38 में पुरातात्विक स्थल में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन से पुरातात्विक स्थल में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों तथा मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें हमें मालिक या पशु के प्रति प्रेम की जानकारी प्राप्त होती है और इसे RH-37 के रूप में जाना जाता है। कहाँ से? तो पुरातात्विक खुदाई बुर्जहोम नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के पास में पाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो जम्मू कश्मीर में जो बुर्जहोम है वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? वहाँ से जो खुदाई मिला हुआ था वहाँ से सीढ़ियाँ प्राप्त हुई है और पशु के यानी कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो ये देखें हम 39 नंबर प्रश्न की ओर। खुल्लम जो लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य है जो आपको मिजोरम से संबंधित है। खुल्लम लोक नृत्य किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य से। तो खुल्लम नृत्य है भारत के मिजोरम राज्य से संबंधित है। ठीक है, खुल्लम नृत्य आमतौर पर खुलांग चाबी समारोह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो खुल्लम लोक नृत्य कहाँ से है? तो मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। खुल्लम नृत्य मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें दोस्तों मिजोरम के बारे में देखें तो मिजोरम के राजधानी कहाँ? आइजोल है। और मिजोरम वर्ष 1987 में क्या बना था? भारत के राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम में यदि हम देखें तो अभी हरिबाबू कंभमपति हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं और लाल दुहोमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। ठीक है, यदि हम इसमें हरियाणा को देखें दोस्तों, हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नारायण सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री फिलहाल में है। वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। हरियाणा को वर्ष 1966 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और लोकसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 10 है। ठीक है, यदि इसमें से छत्तीसगढ़ को देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में यदि देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, नए बनाए गए हैं और वहाँ के राज्यपाल बीवी हरिचंदन है छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा दिया गया था वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में 3 और राज्यों को दर्जा दिया गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 2000 में 3 राज्यों को दर्जा दिया था। यदि इसमें हम देखें झारखंड के बारे में, झारखंड इसे भी राज्य का दर्जा दिया था 2000 ईस्वी में। और झारखंड में जब हम अभी देखेंगे तो झारखंड का विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में कितना है? 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। झारखंड का भी मुख्य राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के राज्यपाल हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मिजोरम में खुल्लम लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। पेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर क्या कहलाता है? जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर क्या कहलाता है? तो उसे चोल साम्राज्य के द्वारा जो पेट्टी है, पेट्टी एक क्या है? इसमें कहा जा रहा है पेट्टी किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर है? तो पेट्टी एक कर है, एक तरह का कर है पेट्टी। ठीक है, और जो चोल राजाओं के द्वारा एकत्र किया गया कर है, चोल शासक के समय में पेट्टी नामक कर एकत्र किया जाता था। ठीक है, चोल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, चोल शासक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नंद वंश के बारे में देखें दोस्तों, तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद नंद वंश के संस्थापक थे और भारत का प्रथम शासक थे जिसने एक राठ की उपाधि धारण की थी, महापद नंद ने। ठीक है, और नंद वंश के अंतिम शासक, प्रथम शासक महापद नंद थे, संस्थापक भी थे, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यदि पल्लव वंश इसमें देखें दोस्तों, पल्लव वंश के बारे में देखें तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? श्री विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है। इनकी राजधानी कांची है, यहाँ वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? श्री विष्णु है। ठीक है, श्री विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा है। कंप वर्मा पल्लव वंश के अंतिम शासक है। यदि हम इसमें चोल वंश को देखें तो चोल वंश है, चोल वंश के बारे में देखें तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विद्यालय है, राजधानी तंजौर या तंजावुर है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विद्यालय है और राजधानी तंजौर या तंजावुर है। ठीक है दोस्तों, चोल वंश। चालुक्य के बारे में देखें तो चालुक्य 3 तरह के चालुक्य थे दोस्तों। चालुक्य वंश
तीन वो थे, एक बतापी के चालुक थे, बेंगी के चालुक थे, बतापी हो गया, बेंगी हो गया और कल्याणी के चालुक थे। ठीक है, तो यदि हम देखें बतापी के चालुक्य जैसे ही इसके संस्थापक थे बतापी के चालुक्य, और इसकी राजधानी बदामी था, और बेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इसकी राजधानी भी बेंगी था। और यदि हम देखें कल्याणी के चालुक्य, इसके संस्थापक टैलक्टू थे और इसकी राजधानी मानेकहेत था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 41 नंबर प्रश्न में। 41 में दिया गया है कि नरेंद्र आचार्य अरुणाचल प्रदेश के औरजो जिले में इस समर्पित सीमावर्ती गांव की विथु में वाइब्रेंट विलेज की विथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज लॉन्च किया था। की विथु जो है दोस्तों भारत का क्या है, सबसे पूर्वी सीमा है की विथु, भारत का सबसे पूर्वी सीमा की विथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किए थे कौन? अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 42 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कब करेगी? तो इसका क्या होगा आंसर, कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 43 में सांख्यिकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर सांख्यिकीय का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? किसे दिया गया है 2023 में? तो 2023 में अमेरिकी सांख्यिकीय कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को दिया गया है। किसे? कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन राव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 44 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया जो दर्शाता है कि वर्ष 2018 से 2967 से 4 वर्षों से में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? देश में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई है? तो 2967 से बढ़कर के 3167 हो गई है। तकरीबन 200 बाघों की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 45 में देखें बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गोड्डा पावर प्लांट है जो आपको कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। गोड्डा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें सारे को बता चुके हैं हम। इसमें दिया गया है 46 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर कोरप्पा को दिया गया। अलेक्जेंडर कोरप्पा नहीं, अलेक्जेंड्रा कोराप को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 47 में वायोवृद्ध राजनीतिक एवं पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 48 में निम्नलिखित में कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगी? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा दोस्तों जाइपेक्स जो है उत्तर प्रदेश में पहला संयंत्र खोलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 29 में 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? इसकी छाया था जो सतह से गायब हो गई थी। किस शहर ने ऐसी अनुभव की थी? तो बेंगलुरु शहर ने अनुभव की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बेंगलुरु ने। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है 49 से 50 की ओर। इसमें दिया गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 2023 का विषय क्या था? तो 2023 का विषय था त्वरित नवाचार और संरचनात्मक महिला और आईपी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है खाली स्थान में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए हैं हस्ताक्षर? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट चलते हैं 52 में दोस्तों। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का? जस्ता किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 53 में किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होता है? किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है उस तत्व में
उस तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसके? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। 54 में किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। जड़ों के नजदीक पहुंचने पर क्या होती है? घटती चली जाती है। उसे क्या कहते, वो कौन से हार्मोन के कारण होता है? पादप हार्मोन के कारण, तो ऑक्सीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पादप हार्मोन ऑक्सीन के कारण, पादप हार्मोन ऑक्सीन के कारण जो पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती चली जाती है। वो हार्मोन कौन है? ऑक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर श्रेणी के अंतर्गत कौन सा जंतु आता है? तो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये जो है आपको उभयचर श्रेणी के अंतर्गत टोडा आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। टोडा है जो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भौतिक भूगोल को की कौन सी शाखा स्थलाकृतियां उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो कौन समर्पित है? तो इसको देखें दोस्तों, भू आकृति विज्ञान समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भू आकृति विज्ञान समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं 57 में, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अलौह धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो अब्रक है जो अलौह धात्विक खनिज नहीं है। बाकी तांबा और बॉक्साइड और लेड है जो धात्विक लौह धात्विक खनिज है। कौन नहीं है? तो अलौह धात्विक खनिज कौन नहीं है? अब्रक नहीं है। बाकी तांबा, बॉक्साइड और लेड है, ये सब अलौह धात्विक खनिज है, अब्रक जबकि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 58 में देख सकते हैं दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? तो जाति है। मूल इकाई जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई जाति है। नेक्स्ट 59 में निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण कौन सा है? तो हाइड्रोजन बम है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और कौन सा रोग? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या होता है? गलकंड या ग्वाटर रोग होता है। गंडमाला रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 61 में उर्वरकों के पैक पर समुद्री अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? उर्वरकों के पैक पर जो एनपीके दर्शाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को, इसका रेशियो क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का? तो 12:32:16 के अनुपात में होता है एनपीके। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है जो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विटामिन ए है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का प्रोरॉम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 64 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये जो है आपको कार्यशैली पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 65 में साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाली जीवों को कहा जाता है? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाली जीवों को क्या कहा जाता है? तो स्वयं भोजन बनाने वाली जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है स्वपोषी कहा जाता है। स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन है सुपर कंप्यूटर नहीं है इसमें? बाकी सब सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें से यदि हम देखें तो पीडीएस सुपर कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। एक्का, परम और क्रे ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन पीडीएस सुपर कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में, निम्न कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? कौन सा जो परमाणु से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका प्रमुख दोष नहीं है, इनमें से कौन है?
तो इसमें से विद्युत उत्पादन, इसका ऊर्जा उत्पादन से प्रमुख दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बाकी ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा से जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसका प्रमुख दोष कौन कौन है? परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, परमाणु शक्ति संयंत्र के स्थापना की उच्च लागत, प्रयुक्त ईंधन का भंडारण एवं निपटाना, ये सब क्या है? इसका दोष है। परंतु विद्युत उत्पादन इसका दोष नहीं है, इसका गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 68 में दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का अर्थ होता है कि दांतों का सड़ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दंत क्षय का अर्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 69 में दिया गया उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, उस पुनरावर्ती को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं और भी पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस बुक आए हुए हैं उसका जीके जीएस आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, उसके प्रैक्टिस सेट के जीके जीएस को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको एडुटेरिया के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों का 15-15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का अलग से प्रैक्टिस सेट को मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं दोस्तों, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। और क्रॉन पब्लिकेशन का भी उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, उसका भी मैं अलग से बना दिया हूं। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारा वीडियो, सारे पब्लिकेशन का जिसका मैं नाम बताया हूँ उसका अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा और उसके जीके जीएस को आप जाकर रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप उसे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो जरूर जाके आप देखें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप रिवाइज करेंगे तो आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जहां भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे क्यों चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो तारों के विभिन्न स्रोतों द्वारा गठित विभिन्न स्रोत को क्या कहते हैं? तारामंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? कौन इसमें से उपधातु है? इस 4 में से एक उपधातु कौन है? तो सिलिकॉन है इसमें से क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। बाकी सीसा, ब्रोमीन और सोना क्या है? इस धातु और अधातु है, लेकिन सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 73 में किया गया निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 74 नंबर प्रश्न में चलते हैं। किसी चट्टान में नत बलयन को क्या कहा जाता है? तो किसी चट्टान में नत बलयन को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। किसी चट्टान में नत बलयन को अभिनति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 75 में निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दाचीग्राम है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम जम्मू और कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दाचीग्राम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। यदि आप लोग इसी तरह भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास में तीनों खंड प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको घटना चक्र बुक के नाम से तीनों का प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग से जाकर पढ़ें। और भारतीय संविधान का भी पूरा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो अपलोड है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 77 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली यदि हम देखें तो कौन है? गगन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, गगन। 78वां प्रश्न पे चलते हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो कहाँ हुआ था? तो वो बर्मिंघम में होगी हुआ। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? बर्मिंघम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 79 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? 2018 में जो निपाह संक्रमण प्रकोप था वो केरल में फैला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, केरल में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी को हम देखें तो ये कौन सी है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी? तो प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, प्रिटोरिया।
दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी क्या है? केप टाउन है विधायी राजधानी। और ब्लोएमफोंटेई है जो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ये प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। ठीक, ये विधायी राजधानी है और ये न्यायिक राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर प्रिटोरिया। 81 में 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है या किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? 7E परियोजना है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? 7E परियोजना है जो आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आकेसरूकी प्रणाली में शामिल नहीं है? कौन है जो आकेसरूकी प्रणाली में शामिल नहीं है? आकेसरूकी प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो सरीसृप है आकेसरूकी प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सरीसृप आकेसरूकी प्रणाली में शामिल नहीं है। 83 में जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट है जो आपको कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? जोजिला टनल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 84 में देखते हैं दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न में ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन है एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम है बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।